गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज सी एस हरेश कुमार और आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कैश फ्लो को लेकर। ये कैश फ्लो की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है, खासकर जो 4-5 एडजस्टमेंट होती हैं उसको लेकर। तो आज हम कैश फ्लो का पूरा डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमको कैश फ्लो की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, उसके बाद आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उस पर एक्सप्लेनेटरी नोट और स्टेटमेंट जो भी होते हैं उसके साथ में बना दिए आपने। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपकी बैलेंस शीट सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका प्रॉफिटेबिलिटी ओवर ए पीरियड की, भाई आपने क्या क्या काम करा, कितना प्रॉफिट कमाए, कितने खर्चे करे। उसमें कहीं से ये पता नहीं चलता कि एक्चुअली में कैश का मूवमेंट कितना हुआ है। जो कंपनी काम करती है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशंस। कोई भी कंपनी जो लाइन ऑफ बिजनेस में है, तो ऑपरेशंस जो की एक्टिविटीज़ हैं, जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस है, वो कंपनी काम कर रही है, तो उसमें आपको प्रॉफिट लॉस तो दिखता है, टोटल दिखेगा एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारी उसमें आइटम्स आ जाती हैं। बट ये नहीं पता चलता कि मैं उस बिजनेस से कैश कितना जनरेट कर रहा हूँ। पता चली मैं उधार में ही माल बेच रहा हूँ, उधार में माल बेच रहा हूँ, बाद में मेरे बैड डेट्स हो जाए। तो उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है कि आपकी जो भी है मेन लाइन ऑफ बिजनेस, तो आप उससे रियली में कैश जनरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कि पता चलिए आपने माल ही उधार बेच दिया, बाद में बैड डेट्स हो गए। क्योंकि आपके समझो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आपकी बहुत सारी चीज़ आती है। जितना भी आपका ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन हुई हो, चाहे किस नेचर की भी हो, ऑपरेटिंग हो, नॉन ऑपरेटिंग हो, उससे रिलेटेड खर्चे भी आते हैं। तो सब कुछ मिक्स होता है उसमें, वो तो एक बकेट हो गई, सब कुछ आता जाता है। तो इसको हमको डिटेल स्टडी करने के लिए फिर हमको कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ती है। तो कैश फ्लो बेसिकली आपको ये दिखाता है कि मेरा सोर्स कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया, और मैंने उसका यूसेज कहाँ करा। मेन ये है कि मेरी इनकमिंग कहाँ से है, आउटगोइंग कहाँ है। फिर उसको हमने बिजनेस को और डीपली स्टडी करने के लिए हमने इसको 3 पार्ट में बांट लिया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कंपनी की मेन लाइन ऑफ बिजनेस है, जैसे आप कोई भी ट्रेडिंग का काम करते हो तो ट्रेडिंग का हो गया। कोई मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे सपोज टॉय की मैन्युफैक्चरिंग हो, तो टॉय खरीदने बेचने से लेकर एक्टिविटीज, उसके डेटर्स से जो मूवमेंट होगा। तो हर एक कंपनी की मेन लाइन ऑफ बिजनेस जो हो गई, उससे मेरा कैश कितना जनरेट हुआ। फिर कोई कंपनी कुछ ना कुछ बाहर से मार्केट से पैसा लेती है। अब पैसा 2 फॉर्म में आता है, या तो ओनर से आएगा, शेयर कैपिटल के फॉर्म में हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स। दूसरा हो गया कि मैंने अपने रिश्तेदारों से लोन ले लिया, या मैंने बाहर पब्लिक से डिवेंचर्स वगैरह इशू करके लोन ले लिया, या बैंक से लोन ले लिया। बैंक से शॉर्ट टर्म ओडी, कैश क्रेडिट लिमिट, या टर्म लोन, या और कोई भी इनवॉइस फाइनेंसिंग किसी भी तरह की होगी। बैंक्स हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गए, एनबीएफसी हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनसे जो भी मैंने फंड ले लिया उसका मूवमेंट आ जाता है। तो बेसिकली मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो जहाँ से हम बाहर से जो पैसा उठाते हैं वो हम अपने बिजनेस को फाइनेंस कर रहे हैं। तो उसके 2 सोर्स हैं, या तो इक्विटी होगी या आपकी डेट फंडिंग होगी। तो उसका हम एनालाइज करते हैं, इनसे रिलेटेड जो भी पेमेंट्स उसमें आती हैं वो एनालाइज करते हैं। फिर इसके बाद मैंने कहीं बाहर कोई एसेट खरीदी एक्सपेंशन के लिए, या कहीं मैंने शेयर्स डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करा, सो उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। तो आज हम इन तीनों को अंडरस्टैंड करेंगे बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से। तो इसको हम सबसे पहले, हमारी ट्रेडिशनल बैलेंस शीट है। आज की बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज हो गया, इक्विटी, लायबिलिटीज और एसेट्स वगैरह आती हैं। पहले हम बैलेंस शीट को, जो हमारी लायबिलिटी है वो हमारे सोर्स होते हैं फंड्स के, और जो मेरा एसेट हो गई वो मैंने यूज करा। एसेट की डेफिनेशन ही वही है, वो एक्सपेंडिचर जिससे मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे, दैट इज माय एसेट एक्चुअली। तो मैंने तो खर्चा कर दिया, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं लायबिलिटी साइड में, तो लायबिलिटी को हमने बेसिकली 4 पार्ट में बांट दिया है। शेयर कैपिटल, जो मेरे शेयर इशू हैं, इक्विटी हो या प्रेफरेंस
वो आ गए। फिर रिजर्व सरप्लस आ गए, ये मेरा वो है जो मैंने प्रॉफिट कमाया है ड्यूरिंग द ईयर, या पहले मैंने कोई जनरल रिजर्व बनाए हैं, वो बकेट जैसे आपने रिजर्व बना रखा है, कोई फंड क्रिएट कर रखा है, वो सारे रहेंगे। सी कॉलम है आपका लोन्स, कि मैंने पैसा कहाँ से आउटसाइडर से उठाया है। शेयर कैपिटल तो ओनर से पैसा उठा लिया, लोन्स हो गया उन्होंने बैंक्स, एनबीएफसी या थर्ड पार्टी से पैसा उठाया है। और डी हो गई मेरी करंट लायबिलिटीज। इसी तरह इधर मेरी एसेट्स जो हैं उनको हमने 3 पार्ट में बांट लिया है। फिक्स्ड एसेट हो गई, फिक्स्ड एसेट में नॉर्मली हमने जो टेंजिबल है और इनटेंजिबल एसेट, टेंजिबल वही होगी प्लांट एंड मशीन हो गए, कंप्यूटर हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट हो गए, कार एक्सेट्रा। इनटेंजिबल आपके पेटेंट, कॉपीराइट्स, कोई बिजनेस एक्वायर करा था आपने तो उसकी रिलेटेड गुडविल आ गई। फिर हमने बाहर कहीं शेयर्स में या डिवेंचर्स में कोई इन्वेस्टमेंट करा है वो आ गया, कोई गोल्ड वगैरह लिया है तो वो आ गया। लैंड वगैरह मेरी फिक्स्ड एसेट में जाती है, अगर मैंने कोई लैंड खरीदी तो फिक्स्ड एसेट में ही दिखा देते हैं। फिर मेरा सी कॉलम हो गया करंट एसेट का। तो अब यहां से हम समझते हैं कि बैलेंस शीट से हम कैश फ्लो कैसे बनाएंगे। बेसिकली आप ये देखो कि मेरे जो हम सबसे पहले इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम इन्वेस्टिंग पढ़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़े हैं। पहले इन्वेस्टिंग पढ़ेंगे कि हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फिर हम फाइनेंसिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑपरेटिंग पढ़ेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग थोड़ा सा बल्क है एक्चुअली। ऑपरेटिंग लगभग आपका 60-70% की वेटेज होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जैसा कि नाम बता रहा है कि इन्वेस्टिंग मतलब कि आपने पैसा कहाँ कहाँ लगाया है, बिजनेस के बाहर पैसा कहाँ इन्वेस्ट करा है, और जहाँ इन्वेस्ट करा है उनसे रिलेटेड जो भी इनकम्स वगैरह आ रही हैं वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। तो हम समझते हैं आपकी जो भी फिक्स्ड एसेट है। अच्छा, हम कैश फ्लो को जब भी एनालिसिस करते हैं इट इज ऑलवेज ए कंपैरेटिव स्टडी। हमारा यहाँ पर होता है 2 साल की बैलेंस शीट दी होगी, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना। जब आप कैश फ्लो का मूवमेंट दिखाएंगे, मूवमेंट में आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा, दोनों के बीच का जो डाइवर्जेंस है वही हमारे फ्लोज होते हैं, इनफ्लो या आउटफ्लो जैसा केस आएगा। तो अब सपोज फिक्स्ड एसेट है मेरी, फिक्स्ड एसेट में मेरी प्लांट एंड मशीनरी हो गई, मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, उसमें मैंने कुछ एसेट्स परचेज करी होंगी, कोई डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है, कोई एसेट सेल करी होगी, उसको हम स्टडी करेंगे। इंटेंजिबल एसेट में मेरी गुडविल हो गई, या और कोई मैंने इंटेंजिबल एसेट सॉफ्टवेयर अगर खरीदे हैं या ख़त्म करे हैं तो उसका मूवमेंट आ जाएगा। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में मेरे कोई शेयर्स, डिवेंचर्स ये परचेज करे हैं या उनसे रिलेटेड सेल करी है वो आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैंने कोई बिल्डिंग कहीं पे दी रखी है किराए पे, तो बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी इनकम आएगी वो मेरी इन्वेस्टिंग इनकम का पार्ट है। तो जहाँ आपका बेसिकली जो पेरेंट है वहीं पे उससे रिलेटेड बच्चे आएंगे। सीधी सी बात है कि भाई अगर पेरेंट आपका लैंड एंड बिल्डिंग है तो उससे जो रिलेटेड किराया वगैरह आएगा वो सारा का सारा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। तो इसी तरह आपके इन्वेस्टमेंट हो गए, किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं उनसे डिविडेंड आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर लिए हैं उनसे डिविडेंड आ रहा है, या आपने कोई डिवेंचर्स लिए हैं उनसे रिलेटेड बॉन्ड्स वगैरह, उनसे रिलेटेड जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है वो सारा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। फिर जब आप बेचेंगे, उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। तो आप देखिए जो मेरा फंड्स जनरेट होगा, बेसिकली हम 2 चीज़ों को देखते हैं कि मेरा इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है। जब भी कोई आप एसेट परचेज करेंगे तो आपका पैसा बिजनेस से बाहर जाएगा, एसेट मिलेगी तो ये आपका आउटफ्लो हो गया। आउटफ्लो हम सारे विद इन ब्रैकेट या नेगेटिव करके दिखाते हैं। और अगर मैंने कोई एसेट परचेज सेल करी है तो उसको सेल करने पे मेरे को पैसा वापस आएगा तो मेरा इनफ्लो हो जाएगा। ऐसे ही इनसे रिलेटेड इनकम जो है वो मेरे को पैसा आएगा बिजनेस में तो वो मेरा इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं दूसरा मेरा हो गया, इसको हम डिटेल में, अभी मैं आपको ब्रीफ समरी दे रहा हूँ, इसके बाद हम हर एक टॉपिक को डिटेल में 1-2 क्वेश्चन करके उसको समझेंगे। दूसरा मेरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब जैसा कि नेम बता रहा है, आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा भी होगा कि भाई बिजनेस जो आपके होते हैं
कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, कैसे कहाँ से अरेंज करते हैं। तो बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो है जहाँ से मैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए या एसेट को परचेज करनी है, जो भी एक्टिविटीज करनी है उसका पैसा मैं अरेंज करता हूँ। अब इसको मैं दो तरह से फंड्स ला सकता हूँ। एक तो मैं अपनी कैपिटल इशू कर दूँ, कैपिटल में भी इक्विटी कैपिटल, शेयर कैपिटल। दूसरा मैं लोन के फॉर्म में ले सकता हूँ, वो मैं पब्लिक से डेट रेज कर सकता हूँ, डिवेंचर्स, बैंक से लोन ले सकता हूँ, या किसी अपने रिश्तेदार से पैसे लाके थर्ड पार्टी से मैं लोन लेके आ सकता हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस जो है ये बेसिकली मेरा P&L का पार्ट है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं मैंने ओवर ए पीरियड अपने बिजनेस से कमाए हैं। तो ये मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट में क्लब करते हैं इसको, ठीक है। तो बैक टू द फाइनेंसिंग, इसमें जो भी मैं कैपिटल इशू करूंगा वो मेरा सोर्स आ जाएगा। मैं अपने शेयर्स इशू करूंगा, मेरे पास पैसा आएगा। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स है, सेम वही मैं इशू करूंगा, मेरे पास पैसा आएगा। जब मैं इनका रिडेम्पशन करूंगा तो मेरी बिजनेस से पैसा वापस जाएगा और शेयर्स खत्म हो जाएंगे। तो सेल करने पे जो भी आप फ्रेश इशू करते हैं इक्विटी शेयर्स के, प्रेफरेंस शेयर्स का, आपका इनफ्लो होता है और उनका रिडेम्पशन करने पे आपका आउटफ्लो हो जाता है। इसी तरह बैंक का है, बैंक से जब आप फ्रेश लोन ले करते हैं तो आपका बिजनेस में पैसा आता है। आप EMI देते हैं जो भी, या आपने बुलेट पेमेंट एक बार में पेमेंट कर दी, जो भी उनका रिपेमेंट होता है वो बिजनेस से बाहर पैसा जाता है। ये आपका आउटफ्लो हो गया, ठीक है। अब ये प्राइमरली मेरे यही दो सोर्स हैं आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। अब ये ध्यान रखिए कि आप इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो भी डिविडेंड देते हैं, बेसिकली आपने उनसे लोन लिया है, आपके फाइनेंसर हैं, तो आप जब उनको जो भी प्रोवाइड करते हैं रेगुलर इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट हो गई, आपने इंटरेस्ट पे आउट करा या डिविडेंड पे आउट करा, चाहे प्रपोज्ड हो, इंटरिम हो, जो भी होगा वो आपका यहीं पर आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर ही डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनका इम्पैक्ट क्या क्या है। इसके बाद मेरा बच गया जो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में होता क्या है, आप देखो ना कि मैंने माल खरीदा, उसमें एक्टिविटीज करी, उस माल को बेच दिया और उससे प्रॉफिट जनरेट करा। तो अब आप देखो, जो मैंने माल खरीदा तो यहाँ कुछ ना कुछ मैं लायबिलिटी इनकर करूँगा, ठीक है। मेरे वेजेस दी, उनकी भी लायबिलिटी होगी, टेलीफोन के बिल होंगे, रेगुलर ऑफिस रनिंग खर्चे होंगे, सारे के सारे मेरे ज़्यादातर करंट लायबिलिटीज में आ जाते हैं। तो ये भी पूरा मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ऑपरेटिंग नेचर से कनेक्टेड है। इसी तरह मेरी करंट एसेट है। करंट एसेट में मैंने अपना बिजनेस चलाने के लिए मुझे कैश इनकम चाहिए। दूसरा, कई बार मेरे डेटर्स हो जाते हैं तो उन डेटर से पैसा आने में समय लगता है, तो डेटर्स को मुझे इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसी तरह मेरे को इन्वेंट्री बना के रखनी पड़ती है, और जो भी करंट एसेट छोटी मोटी होंगी वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। ये ध्यान रखिएगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम टच नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो एज गुड एज कैश, तो उसमें मूवमेंट हम वो एक्चुअली बैलेंसिंग फिगर आपकी आती है और वहीं से आपका क्वेश्चन पूरा क्रॉस चेक हो जाता है, ठीक है। अब कई बार अब हम यहाँ से निकालते हैं जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। बेसिकली हम प्रॉफिट एंड लॉस से शुरू करते हैं। अब अगर आप ध्यान करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो मेरा रेवेन्यू होती है, फिर नीचे अदर इनकम होती है, फिर मेरे खर्चे होते हैं। खर्चे में आपकी सैलरी कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गए, आपका इंटरेस्ट का खर्चा आ गया, और अदर एडमिन इनडायरेक्ट खर्चे आ गए। तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है। फिर आप टैक्स पेमेंट करते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है। फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को अगर आई हैं तो ऐड करते हो, और खर्चे हैं तो आप माइनस करते हो, तब आपकी रेगुलर इनकम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आती है, ठीक है। तो हम इसमें जब भी स्टडी करेंगे तो हम करंट ईयर का प्रॉफिट से करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पकड़ेंगे। अगर पीबीटी कई बार आपके क्वेश्चंस में दिया होगा, और कई बार हो सकता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना दिया हो। तो पीबीटी अगर आपने क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ज़्यादातर वो बैलेंस शीट वाले केसेस होंगे, तो यहाँ पे 2 साल की बैलेंस शीट आपको दे रखी होगी। तो आप पिछले साल के जो भी रिजर्व सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस उठा लेंगे और ये क्लोजिंग बैलेंस उठा लेंगे। दोनों में जो मूवमेंट होगी यही आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है।
ठीक है। अब इसमें से कई बार हो सकता है कि आपने जो डिविडेंड पे आउट कर दिया है, तो डिविडेंड जो पे कर दिया तो वो बेसिकली एप्रोप्रिएशन है, तो वो यहाँ तो कहीं आ नहीं रहा आपने, तो आप उसको ऐड बैक कर दोगे, ठीक है। इंटरेस्ट का खर्चा आप नहीं ऐड करोगे क्योंकि हम पीबीटी लेवल तक ही देखते हैं और इंटरेस्ट का खर्चा आपका पीबीटी के ऊपर आता है, तो इंटरेस्ट को हम ऐड बैक नहीं करते फॉर द पर्पज ऑफ अराइविंग एट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद भले ही हम नॉन कैश आइटम्स होती हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम खर्चे को हम एडजस्ट करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करंट एसेट का मोमेंट लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखो इस बैलेंस शीट में, आप देखो ये मेरा सोर्स आ गया, ठीक है, और ये मेरा यूसेज आ गया। तो आप ये ध्यान रखना, सोर्स में अगर पिछले साल से इंक्रीज आ रहा है तो इसका मतलब आपने कैश फ्लो आपके पास पॉजिटिव है, और अगर सोर्स पिछले साल से कम है तो आपका पेमेंट हुई है। ज़्यादातर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को वहाँ आती है जो करंट लायबिलिटीज है, बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इंक्रीज डिक्रीज। देखो बहुत सीधा सा लॉजिक है, जब मेरा सोर्स है, अगर मेरी पिछले साल से लायबिलिटी बढ़ रही है, सपोज मेरी लास्ट ईयर 1 लाख की थी, इस बार 1.5 लाख की है, तो मेरे को 50,000 किसी पार्टी ने फाइनेंस कर दिया, मैंने मान लिया, उसने दे दिया, तो मेरा ये एक तरह का सोर्स हो गया, मेरे को कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया। इसी तरह अगर मेरी लायबिलिटी घट रही है तो इसका मतलब मैंने पार्टी को पेमेंट कर दिया है, तो वो मेरा आउटफ्लो हो गया। तो सोर्स में अगर आपका सोर्स बढ़ रहा है तो आपकी कैश फ्लो पॉजिटिव है, सोर्स घट रहा है तो आपका नेगेटिव है, कुछ ना कुछ पे आउट कर रहा है। सेम वे एसेट साइड में है, ये हो गया यूसेज कि भाई मैंने यूज करा, एक्सपेंस करा। अगर मेरा एक्सपेंस या यूसेज बढ़ रहा है तो मेरा पैसा बाहर जा रहा है बिजनेस से, और ये घट रहा है तो मेरा पैसा आ रहा है, ठीक है। अब हम इस पूरे कैश फ्लो को, ये मैंने ब्रीफ आइडिया दिया आपको, अब हम इस पूरे कैश फ्लो को, हम एक फ्लो है स्टडी का, हम पहले स्टडी का फ्लो करेंगे। एक सेकंड, तो हम इसको इस सीक्वेंस से पढ़ेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर इसके बाद इसमें कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनके ट्रीटमेंट में स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, हम उनको एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। पहला तो वही आ गया कंप्यूटेशन ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट फ्रॉम बैलेंस शीट, कि आपकी बैलेंस शीट दी है और प्रॉफिट निकालना है करंट ईयर का। दूसरा आ गया ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, तो ये हम कंपनीज एक्ट के प्रोविजन पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, जो आपका टैक्स का प्रोविजन क्रिएट होता है ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेमेंट करी आपने, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और अगर आपको डिपार्टमेंट से कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई रिफंड आया है तो उसका आपकी टैक्स की लायबिलिटी में क्या इम्पैक्ट आएगा, वो भी स्टडी करेंगे। फिर आपके कई बार जो इश्यूज होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स, जिनको हम सिक्योरिटी बोलते हैं, वो आपने बिना कैश के इशू करा है, मतलब मैंने बोनस इशू कर दिया या डिवेंचर्स मैंने कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में, या मैंने प्रमोटर्स को या थर्ड पार्टी को डिवेंचर्स उन्होंने खर्चे करे तो उसके बदले मैंने डिवेंचर्स या शेयर्स दे दिए। आपने शेयर इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, उनका भी हम देखेंगे, उनका कोई इंपैक्ट नहीं आता, बट हम एक बार स्टडी कर लेंगे उसको। फिर मेरा आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो सबसे आपका की एरिया है, उसमें आपकी एसेट परचेज होगी, और कई बार एसेट परचेज में उसमें एडजस्टमेंट आती है, और उसमें आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया होता है। बेसिकली उसमें अकाउंट्स अलग अलग मेंटेन होते हैं, एसेट के और डेप्रिसिएशन के, तो उसका इम्पैक्ट देखेंगे। सेल परचेज हुई है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, वो सारा हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम investing activities. Thank you guys, thank you, catch you in next video, thank you.